आप सभी को नमस्कार। दर्शन ऑनलाइन से लेक्चर सीरीज में जोड़ने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बच्चों में कैसे करें। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए सबसे पहले हम शिक्षकों को समझना पड़ेगा, सोचना होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और वो हम अपने अंदर कैसे विकसित करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं तो हम सब लोग दाब का नियम जानते हैं, उत्प्लावन का नियम जानते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से परिचित हैं, जितने नियम हमने पढ़े हैं सब जानते हैं। लेकिन अगर एक हैंड पंप हमारे स्कूलों में बनाने की बात आती है तो वह व्यक्ति जो उसको इन नियमों को नहीं पढ़ा है वो बना लेता है, हम नहीं बना पाते। क्यों? हमें जो है कभी भी ये बात बताई ही नहीं गई कि प्रैक्टिकल्स के दौरान किस प्रकार से हैंड पंप काम करता है। हमने सिद्धांत पढ़ लिए, प्रैक्टिकल्स हमें बहुत कम कराए गए। तो सबसे पहले तो जितने भी जो कुछ भी आपने सैद्धांतिक तौर पर पढ़ा है उसको आप आसपास के परिवेश में देखें कि कौन कौन सी चीज़ है जिसको मैं अप्लाई करता हूँ, किसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ हर चीज़ जो भी काम कर रही है आपके अगल बगल में वो सब कोई ना कोई मशीन है, वहाँ कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर एक रोटी भी सेकी जाती है और वो फूलती है या नहीं फूलती, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार से उसको सेका गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अगर दोनों तरफ समान रूप से उसको सेक दिया जाएगा तो नहीं फूलेगी। तो एक तरफ उसे हल्की कच्ची रखा जाता है, दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा सेका जाता है तो उस तरफ से वो फूलती है। तो उसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है, क्यों ऐसा होता है, ये आपको सोचना होगा, हम लोग को जानना होगा, तब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं बच्चों से ध्वनि, हम ध्वनि की परिभाषा पढ़ा देते हैं, ध्वनि के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब जब बात आती है हम चुटकी बजाते हैं और जैसे ही बच्चे से पूछते हैं कि ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई तो मुश्किल में पड़ जाता है। अब हमें यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई। अगर दो चीज़ें टकराती हैं तो उन टकराने के मध्य उनके बीच में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने से हवा में कंपन उत्पन्न होती है। जब हम चुटकी बजाते हैं तो यहाँ से हम हवा को रिप्लेस करते हैं, हवा चारों तरफ से जगह को पुनः जो है पूरी करने के लिए दौड़ती है और इस दौरान हवा में कंपन उत्पन्न होता है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कई बार कहते हैं कि फंडामेंटल की तैयारी करो, लेकिन किसी व्यक्ति ने हमें फंडामेंटल नहीं बताया। अब अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो ये फंडामेंटल है क्या। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं, बहुत सी परिभाषाएं रटते हैं, हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी, हमने परिभाषाओं को रटने के तरीके बताए गए, हमने कभी उस पर समझा नहीं कि आखिर परिभाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें तो परिभाषा की परिभाषा क्या है। परिभाषा, अगर किसी वस्तु के बारे में या किसी भी चीज के बारे में हम उसके संरचना और काम को संक्षेप में बता दें तो उस वस्तु की परिभाषा होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो चीजों को देखने में मदद करता है। हमने काम बता दिया, उसकी संरचना बता दी जितना हमें आता था। कुर्सी क्या है? 2-2.5 फुट लोहे का, लकड़ी का, प्लास्टिक का या किसी भी वस्तु से बना हुआ एक ऐसी आकृति जिसपे हम बैठने का काम करते हैं, कुर्सी। अब बच्चों के संरचना और काम, सारी चीज, जितने भी शब्द हैं, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य जुड़े हुए हैं, उन सब में खाली संरचना और काम, इन दो चीजों पर हम फोकस करें, ये बेसिक है। अगर आपने ये दृष्टिकोण बच्चे को बता दिया कि परिभाषा में आपको ये दो चीजें देखनी है तो मेरे ख्याल से उस बच्चे को जीवन पर्यंत परिभाषा रटनी नहीं पड़ेगी और परिभाषाओं को इन्हीं दो दृष्टिकोणों में देख के समझ लेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे समझना होता है कि ध्वनि क्या है, ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसे, उन चीजों को समझ ले एक बार कि इसका काम क्या है, इसकी संरचना क्या है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे सभी साथी पढ़े हैं कि हम गर्म देश के रहने वाले हैं, हम गर्म देश में रहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सफेद रंग जो है प्रकाश की किरण को विस्तृत करता है, कम शोषित करता है। जो गाढ़ा रंग है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो स्वयं वैज्ञानिक हैं या अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो गाड़ी खरीदेंगे तो डार्क कलर की लेते हैं, वो व्हाइट नहीं लेते, क्योंकि वो तथ्यों का प्रयोग, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको जीवन से अलग रखते हैं, उसका उपयोग नहीं है सोचते हैं। तो ये चीज बच्चों को हमें बचपन से बतानी पड़ेगी कि अब हमने नकल की, हमने देखा कि ठंडे देशों में रहने वाले लोग रंग बिरंगी गाड़ियां रखते हैं, तो उनके यहाँ आवश्यकता है, उनके यहाँ शोषित करने की आवश्यकता है प्रकाश की किरण को, जिसमें उनकी गाड़ी गर्म हो सके, इसलिए वो रंग बिरंगी डार्क कलर की गाड़ियां लेंगे। लेकिन चूंकि हम गर्म देश के लोग हैं, हमारे यहाँ 8-9 महीने गर्मी पड़ती है, ऐसी परिस्थितियों में हम जो है सफेद रंग की गाड़ी लेंगे। ऐसे हर जगह
किसी भी स्थान पे आप देखें, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देगा। छोटी छोटी घटनाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जब आप चलते हैं, जब आप दौड़ते हैं, जब आप कोई भी काम करते हैं, कि साइकिल चलाते हैं, तो वहां भी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तो छोटी छोटी जगहों से बच्चे को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएंगे। अब जो कुछ उसके परिवेश में घटित हो रहा है, वहां से उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप अपनाएं। कलाम साहब बताते थे कि जब वो स्वयं कक्षा 7 में थे और फ्लाइंग मैकेनिज्म उनको पढ़ाया जा रहा था, जब उनके टीचर ने पूछा था कि सारे फ्लाइंग मैकेनिज्म क्या सारे बच्चे समझ गए? सबने कहा था हाँ समझ गए। सिर्फ कलाम साहब थे जिन्होंने कहा था कि मैं नहीं समझा। तो उन्होंने बगल के बच्चे से कहा कि आप खड़े होइए, आप इनको समझाइए। इस तरह से खड़े होते होते सारी क्लास खड़ी हो गई, और सारी क्लास खड़ी होने के बाद कोई भी बच्चा नहीं बता पाया। टीचर इतने निराश हुए कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देने चले गए। और जब प्रिंसिपल ने पूछा कि ऐसी क्या घटना घट गई, तो बोले एक तो मैं फ्लाइंग मैकेनिज्म बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाया, और साथ ही साथ मेरे सारे कक्षा के बच्चे झूठ बोलना भी सीख गए। ना समझते हुए भी वो कहने लगे कि मैं समझ गया, एक को छोड़कर। प्रिंसिपल ने उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के साथ साथ आप इन्हें समुद्र के किनारे ले जाएं और वहां चीलों को उड़ते हुए देख करके और वहां फ्लाइंग मैकेनिज्म आप इन्हें समझाएं। तो इस प्रकार से जब वहां समुद्र के किनारे उनको ले गए और वहां फ्लाइंग मैकेनिज्म उनको समझाया कि चील मुड़ती है तो उसके कौन से पंख कैसे होते हैं, किधर को जाते हैं, किधर को झुकते हैं, तो बच्चों ने जब सिद्धांत के साथ उस प्रैक्टिकल को देखा और रेत पे चित्र बना के उसको समझाया, तो कक्षा के सारे बच्चे फ्लाइंग मैकेनिज्म को समझ गए। अगर आप समझ सकते हैं कि कलाम साहब का कहना था कि अगर मैं उस दिन उस फ्लाइंग मैकेनिज्म को नहीं समझता तो आगे चल के मैं रॉकेट प्रोपेलर इंजन नहीं बना सकता था। तो दृष्टिकोण वही विकसित होगा जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो हमारी जूनियर एजुकेशन है। कक्षा 8 तक के बच्चों में, कक्षा 10 तक के बच्चों में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्फुटित कर देते हैं तो आगे उसका काम करने का जो नजरिया होगा वो हर काम को उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेगा और उसी तरह से काम करेगा। चाय बनाने में भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि आप चाय कैसे बनाते हैं, कौन सी चीज पहले डालते हैं, कहाँ पे किसकी कितनी आवश्यकता होती है। हर जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका काम करता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन या 10वीं तक के सेकेंडरी एजुकेशन हम नॉर्मल तरीके से देंगे, चीजों को, तथ्यों को रट करके दे देंगे, तो वहां पे आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण काम नहीं करेगा और आगे चल करके आप सोचेंगे कि बच्चा वैज्ञानिक बनेगा तो वो आपको वो उपलब्धियां नहीं देगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण वहां बचपन में विकसित ही नहीं हो पाया है। तो जितनी भी चीजें हमें विकसित करनी पड़ती, कहा जाता है कि 5 साल की उम्र में बच्चे का 85% से 90% दिमाग का विकास हो चुका होता है। इस समय जो कुछ भी उसके अंदर आप डाल देते हैं, जैसा दृष्टिकोण, जैसा नजरिया आप डालते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही सोचता है, वैसा ही करता है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बचपन से ही उसके परिवेश में, जब बच्चे के थन को बच्चा देखता है घर में कि भैंस के थन को मम्मी दूर है, पापा दूर है, तो दूध कैसे निकलता है, अंगूठे को कहाँ रखते हैं, कैसे प्रेशर डालते हैं, कैसे उसकी धार को कम किया जा सकता है, कैसे तेज किया जा सकता है, वहां से हम अगर परिवेश से उसको उठाते हैं और वहां से दाब के सिद्धांत को बताना शुरू करेंगे तो बच्चा आसानी से समझेगा। बच्चे को हम बता सकते हैं कि जैसे तुम छपाक से पानी मारते हो तालाब में, पानी कैसे साइड से उछलता है, वहां से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। बड़े टूल्स हमें नहीं चाहिए होते। कई लोग सोचते हैं कि मुझे पीपेट दे दो, ब्यूरेट दे दो तो मैं बच्चे को आकलन करना सिखाऊंगा। नॉट नेसेसरी। आप एक छोटा सा सिक्का लीजिए, बच्चे से कहिए कि ठीक है इसमें बताइए कितनी बूंदे आएंगी, अनुमान लगाया, बच्चा अनुमान लगाना सीख रहा है कि सर इस सिक्के पे 5 बूंदे आ सकती हैं, 15 बूंदे आ सकती हैं। बट अब प्रयोग करके देखिए, अपनी उंगली में पानी डालिए, पानी डुबोइए, डालिए, अब बच्चा देखेगा कि यहाँ पे कितनी बूंदे आ गई, 15 आई, 20 आई या 25 आई। वो नोट करें, छोटी उंगली से कितने आई, बड़ी उंगली से कितनी आई, इस प्रकार से डाटा इकट्ठा करें। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोगों से वो आप उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं। और वहां से हम उसको सिखा सकते हैं कि कैसे आप जो है अपने आंकड़े को लेते हैं, आंकड़े को लिखते हैं और आंकड़े के आधार पर कैसे आप तुलना करते हैं कि आपकी बड़ी उंगली छोटी उंगली की बूंदों में क्या अंतर था, वहां से कितनी बूंदी आई, यहां से कितनी बूंदी आई। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें। एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हम बचपन से बच्चों को बता देते हैं भूत होता है। अब आपको बताना चाहूंगा कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत होता है। लोग पीपल के पेड़ को घर में नहीं लगाते, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। उसको बचपन से आपको बच्चों को बताना है कि उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। मैंने भी देखा है, पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को गिरते हुए, भूत से लड़ते हुए हमने देखा है, लेकिन भूत तो नहीं दिखता है। दरअसल बात यह होती है, जब पीपल के पेड़ में जितने ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस होती है, उसी प्रकार से चूंकि स्टोमेटा अधिक होने की वजह से उसके श्वसन की गति भी तेज होती है। और जब गर्मी की बिल्कुल शांत आते हैं, गर्म मौसम है,
तो वहां पे उसका श्वसन की दर बहुत बढ़ चुकी होती है। ऐसी परिस्थिति में श्वसन में चूंकि ऑक्सीजन का इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। और जब वहां कोई व्यक्ति प्रवेश करता है उसके नीचे, तो वो उसकी मुंडी उस कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर में आ जाती है, जिससे कि वो सांस नहीं ले पाता और चोकिंग फील करता है। चोकिंग फील करते हुए वो नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन के लेयर में आ जाता है, तो उसे लगता है भूत ने मुझे छोड़ दिया, अभी मेरे सीने को नहीं पकड़ा हुआ है, और वो फिर खड़ा होता है। जब वो फिर खड़ा होता है तो फिर वो उसी दायरे में उसकी नाक आ जाती है जहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है। वहां से फिर जो है उसको फिर चोकिंग फील होता है सीने में, तो फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर वो घुटने के बल चलता हुआ पेड़ से निकल आता है। तो ये वैज्ञानिक तथ्य था, जिससे आसानी से हम गांव में भी इस तरह के अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे कि इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है। जब तक आप किसी रहस्य को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं समझते हैं, तब तक वो रहस्य आपके लिए रहस्य है, राज है, जादू टोना है, अंधविश्वास है, वो सारी बातें हैं। जिस दिन वो तथ्य आपके सामने खुल गया, उस दिन आपको साफ पता चलेगा कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखेंगे कि बाबा जी की तस्वीर के चारों तरफ या साधु महात्मा किसी व्यक्ति की तस्वीर के चारों तरफ आप एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है, उसको सफेद चादर बिछा के आप वहां रख दीजिए। अब अगले दिन आप देखेंगे वहां से राख झड़ रही है। दरअसल उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का लेप लगा हुआ है और एल्यूमिनियम क्लोराइड की राख वहां झड़ती है। तो इस प्रकार से जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये तो बात की बात मैंने आपको बताई, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में घटित होती हैं, उसको अगर हम बच्चों को बताते रहेंगे तो उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम विकास कर पाएंगे। लेकिन फिर वही बात जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आपको इससे पहले कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, आपको अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक करना होगा। इसके लिए आपको पुनः पीछे जाकर के अपनी चीजों को पढ़ना होगा। ध्यान रहे, अगर आप कभी भी ये मान के चलते हैं मैं शिक्षक बन गया हूं, प्रोफेसर बन गया हूं, तो समझ लीजिए कि आप वहीं रुक चुके हैं। इसके लिए बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आपको विद्यार्थी बनना ही होगा। बच्चे हमारे गांव के परिवेश से आते हैं। गांव में वो भांति भांति के कृषि यंत्रों को देखते हैं। जब वो कृषि यंत्रों को देखते हैं, कृषि यंत्रों को काम करते हुए देखते हैं, बहुत सारी इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, तो अब हमारा माता पिता चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो हम उनसे बहुत ज्यादा योगदान की उम्मीद नहीं कर सकते। माता पिता से हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे पास लगातार बच्चों को भेजें, और अब इन कृषि यंत्रों को लेकर के और चीजों को लेकर के कि घर में किस प्रकार से खेती होती है, कैसे क्या होता है, इन सारे चीजों को लेकर के हम बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कर सकते हैं। साथ ही साथ गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कृषक हैं और जो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, वो औषधिक खेती कर रहे हैं या आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, या कृषि यंत्रों का प्रयोग किस तरह से वो करते हैं, उनको लेकर के हम अभिभावकों की जब बैठक होती है उनमें उनका प्रस्तुतिकरण करा सकते हैं। ये बात हमारी परियोजना भी कहती है कि गांव के कुछ ऐसे लोगों से प्रस्तुतिकरण विभिन्न विषयों पर कराया जाए, जिससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। इसमें हम उनका सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अभिभावकों को पहले हम अपने विद्यालय में बुलाएं और उन्हें विभिन्न चीजों को बता करके वैज्ञानिक तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। जब हम उन्हें अवगत कराएंगे, उन्हें हम एजुकेट कर लेंगे, तो स्वयं अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एजुकेट करना शुरू कर पाएंगे। बात छोटी छोटी सी है, हम जानते हैं, जैसे कि हमारे विद्यालयों में देखिए बहुत से हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो ओरिगमी का प्रयोग करते हैं, कागजों के छोटे छोटे खिलौने बनाना, बच्चों की कल्पना शक्ति का बहुत विकास होता है। और साथ ही साथ छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने बनाना। एक टीचर को हमने देखा था कि वो जो जहाँ लकड़ी कटती वहां से छोटे छोटे गुटके, जो बेकार के गुटके हैं जो जलाऊ के भाव बिकते हैं, वो बोरे में भर लाते हैं। यहाँ करके छोटी छोटी आरियों का प्रयोग करके बच्चों से छोटे छोटे खिलौने बनवाते हैं। कुछ शिक्षक हमारे क्ले का भी उपयोग करते हैं। कुछ शिक्षक अपने यहाँ से मिट्टी से बच्चों से तरह तरह के, दीपावली में जिस प्रकार आप दिए बनवाते हैं, जिस प्रकार से और चीजें बनवाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक विद्यालय में एक शिक्षक ने पहाड़, नदी का पूरा मॉडल बच्चों से बनवाया। जब इस प्रकार का प्रयोग हम बच्चों से करवाते हैं, और तो बच्चों के अंदर स्वयं चीजों की समझ बहुत अच्छी हो जाती है और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस कार्य के करते के साथ साथ विकसित होना रहता है। वैज्ञानिक तथ्य हमारे यहाँ, हमारे दिमाग में ऑलरेडी बसा हुआ है बच्चे के मन में। बच्चा जब आता है वो सब कुछ लेकर आता है, उसके पास सब कुछ है। हमारा काम है कि हम उसकी कौन सी चीज को प्रक्षेपित कर रहे हैं, किसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको क्या क्या करवा रहे हैं, किस प्रकार से हम उसके साथ डील कर रहे हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर के स्पोर्ट्समैन हम बाहर ला रहे हैं,
उसके अंदर का वैज्ञानिक तथ्य बाहर ला रहे हैं, उसके अंदर से सारी चीज़ों को हम एक साथ बाहर ला रहे हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक शिक्षक के ऊपर। तो शिक्षक, अभिभावक और हम सब मिल करके बच्चों के अंदर एक अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर ले जाएंगे तो हमारे काम करने का पूरा नजरिया बदल चुका होगा। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।